हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मैं हूं प्रियंका और आज हम पढ़ने जा रहे हैं राष्ट्रीय आंदोलन के रिगार्डिंग विभिन्न एग्जाम्स में पूछे गए पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के साथ ही हम थोड़ा थ्योरी पार्ट भी कवर करेंगे, जिससे कि आपके कंसेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। मेनली रूप से जब भी हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम नेशनल मूवमेंट को हम 1990 से हम 1947 के अराउंडिंग इस वे में हम देखते हैं बढ़ते हुए क्रम में। आज जो हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं वो हम थोड़ा सा उल्टे साइड से चलेंगे 1947 से 1990 तक की ओर। इससे क्या होगा कि मैं कुछ फैक्ट्स होंगे उनको बार बार रिवाइज करूँगी और फिर जब हम नेक्स्ट रिवीजन क्लास लेकर आएंगे तब हम वापस स्टार्टिंग से लेकर आपके 1947 तक इंडिया के जो फ्रीडम मूवमेंट जहाँ पर ख़त्म होते हैं, भारतीय स्वतंत्रता एक्ट आता है, तब हम वापस उसको सीधे डायरेक्शन वेब में भी उसको वापस पढ़ लेंगे। तो इससे क्या होगा, आपके अच्छे से भी कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे और आपके रिवाइज अच्छे से होगा। तो उसी कंसेप्ट को लेते हुए एक न्यू तरीके से हम आज पढ़ने जा रहे हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हमारी क्लास है, इसकी हम स्टार्टिंग करते हैं और देखते हैं कौन कौन से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन है वो अभी हाल ही में पूछे गए हैं राष्ट्रीय आंदोलन के रिगार्डिंग। तो सबसे लास्ट में जो यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है वो आपको पूछा गया है, कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। कभी कभी हमारे क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि विभिन्न घटनाएं दी हुई होती है और उनको क्या पूछा जाता है कि इनको कालक्रम के अकॉर्डिंग लगाइए, असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में इनको लगाइए। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है फर्स्ट अगस्त घोषणा, सेकंड दिए हुए मैकडोनाल्ड अवार्ड, थर्ड दिया हुआ अगस्त प्रस्ताव और फोर्थ दिया हुआ पेवल प्लान। आपको क्या करना है, इनको कालक्रम के अकॉर्डिंग व्यवस्थित करना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1 2 3 4, तीनों 4 1 से 3 4 क्या है, व्यवस्थित क्रम में है। अब हम इनकी डेट देख लेते हैं कि अगस्त घोषणा वैसे अगस्त घोषणा हुई थी 1917 में, 1917 में आते हैं आपके अगस्त घोषणा। मैकडोनाल्ड अवार्ड आता है जिसे सांप्रदायिक पंचाट भी कहते हैं, 1932 का है। 16 अगस्त 1932 को जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे रेमजे मैकडोनाल्ड, उनके द्वारा ये प्रस्ताव रखा गया था और उन्होंने कहा था कि हम दलित वर्ग को अलग से क्या देंगे, पृथक निर्वाचन देंगे। उसके बाद में आपके आता है अगस्त प्रस्ताव, 8 अगस्त 1940 को आता है अगस्त प्रस्ताव और इस प्रपोजल को रखने वाले थे गवर्नर जनरल लॉर्ड लिनलिथ को। और इसके बाद में लास्ट में आता है वेवल प्लान 1945 में। और वेवल प्लान है, इसमें जो 14 जून 1945 को आया था, इसमें भी विभिन्न घोषणाएं हैं वो की गई थी, जैसे राजनीतिक कैदी को रिहा कर देंगे, कार्यकारी परिषद है उसमें भारतीयों को जो बहुमत है वो दिया जाएगा, और जो भी आगे की रिमेनिंग चर्चा होगी वो हम शिमला सम्मेलन में कालांतर में कर लेंगे। तो ये सब बातें की गई थी किसमें, पेवल प्लान में। अब हम इसके रिगार्डिंग कुछ अदर की पॉइंट देख रहे हैं जिसके आपसे क्या होता है, थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। जैसे कि एक आपसे कन्फ्यूजन हो सकता है, अगस्त 3 4 टर्म है, अगस्त घोषणा कब की है, क्रांति कब की है, संकल्प कर का है, संकल्प और प्रस्ताव के रिगार्डिंग। तो हम देख रहे हैं अगस्त घोषणा, अगस्त क्रांति, अगस्त का जो संकल्प है और अगस्त प्रस्ताव के रिगार्डिंग। ये 3 4 हम क्या देख रहे हैं, इनकी डेट देख रहे हैं। जैसे अगस्त घोषणा कब की है, 1917 की, 1917 की। क्रांति है 1942 की, गांधी जी के नेतृत्व में हुई थी। संकल्प है 1933 का, 1933 का। और प्रस्ताव है 1940 का, अगस्त प्रस्ताव 1940 का। 8 अगस्त 1940 को लॉर्ड लिनलिथ ने अगस्त प्रस्ताव रखा था। तो ये 4 डेट आपको याद रखनी है, अगस्त घोषणा 17 की, क्रांति 42 की, संकल्प 33 का और प्रस्ताव 40 का। इसके अलावा यहाँ पे जो दिया हुआ था उसको भी हम देख लेते हैं। मैकडोनाल्ड वाली है 1932, 16 अगस्त 1932 का। और वेवल वाला है 1945 का। तो ये डेट भी हमें याद रखनी है। अब हम थोड़े से कंसेप्ट देख लेते हैं अगस्त प्रस्ताव के रिगार्डिंग। अगस्त प्रस्ताव की जब बात आई गई है तो अगस्त प्रस्ताव के रिगार्डिंग देखें तो ये रखा गया था 8 अगस्त 1940 को। 8 अगस्त है 1940 को अगस्त प्रस्ताव आया था, जिसमें विभिन्न बातें की गई थी। जैसे एक तो बात की गई थी आपके अल्पसंख्यक वर्ग के रिगार्डिंग, अल्पसंख्यक वर्ग है इनके रिगार्डिंग बात की गई थी कि इनको विश्वास में लिए बिना कोई भी समझौता है वो साइन नहीं किया जाएगा, कोई भी संधि समझौता है इनको विश्वास में लिए बिना नहीं साइन किया जाएगा, इनके जो भी हित है इनका उल्लंघन है वो नहीं किया जाएगा, तो इनके हितों को ध्यान में रख ही कोई भी समझौता साइन किया जाएगा। तो ये बात की थी अल्पसंख्यक वर्ग के रिगार्डिंग। सेकेंड बात की गई थी जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, उसके रिगार्डिंग
संविधान के रिगार्डिंग क्या बात की गई थी कि जो संविधान बनेगा भारतीय हैं, भारतीयों को उनका अपना संविधान बनाने के लिए हम आमंत्रित करेंगे, जिसके अकॉर्डिंग कि वो क्या करें, अपने देश की जो जब हम अंग्रेज चले जाएं तो अपने शासन जो प्रशासन है उसको अच्छे से संचालित कर सके, इसलिए भारतीयों को संविधान बनाने के लिए हम आमंत्रित करते हैं। ये बात की गई थी अगस्त प्रस्ताव में। अल्पसंख्यक है उनको विश्वास में लिए बिना कोई भी संधि समझौता साइन नहीं करेंगे, और संविधान है इसको बनाने के लिए भारतीय हैं उनको आमंत्रित किया जाएगा। थर्ड इसमें बात की गई थी जो गवर्नर जनरल है उसकी कार्यकारी परिषद की रिगार्डिंग, कार्यकारी परिषद है इसके रिगार्डिंग बात की गई थी कि भारतीय हैं उनको गवर्नर जनरल की जो कार्यकारी परिषद है इसमें बहुमत प्रदान किया जाएगा। फोर्थ बात की गई थी यूथ परामर्शदात्री समिति के रिगार्डिंग, यूथ परामर्शदात्री समिति है इसका गठन किया जाएगा। और फिफ्थ बात की गई थी डोमिनियन स्टेट के रिगार्डिंग। जब हम 1928 की बात करते हैं, 1928 के रिगार्डिंग नेहरू प्रस्ताव वगैरह, उसमें हम तो उस टाइम पर 1928 वाले टाइम पर हम डोमिनियन स्टेट का विरोध कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर हमें बाद में कालांतर में हम देखते हैं कि भारत को डोमिनियन स्टेट ही दिया गया था 1942 का, चाहे वो क्रिप्स मिशन हो या फिर अगस्त 1940 का जो आपके अगस्त प्रस्ताव है, तो 1940 के अगस्त प्रस्ताव हो या फिर कालांतर में 1942 के जो क्रिप्स मिशन है उसमें भारतीय हैं उनको डोमिनियन स्टेट ही दिया गया था। तो डोमिनियन स्टेट देने की बात इसमें की गई थी। ये 5 पॉइंट आपको इसमें याद रखने हैं अगस्त प्रस्ताव में। वापस रिवाइज करें, अल्पसंख्यक है उनको विश्वास में लिए बिना कोई भी समझौता है वो साइन नहीं करेंगे। सेकेंड बात की भारतीय है उनको संविधान बनाने के लिए आमंत्रित करेंगे। गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में भारतीयों का बहुमत रहेगा। यूथ परामर्शदात्री समिति का गठन करेंगे और भारत है उसको डोमिनियन स्टेट दे देंगे। और इसके अलावा इसने भी जो ब्रिटिश भारत है और देसी रियासत है उनको मिलाने की कोशिश की थी, बट बाद में ये ज़्यादा सफल है वो नहीं रहा था। किसको? ब्रिटिश भारत प्लस जो भी देसी रियासत है इनके वाला जो क्षेत्र है इनको मिलाने की भी कोशिश की थी, लेकिन ये इनका वाला प्लान कोई ज़्यादा सफल नहीं रहा था। पॉइंट ये इसके क्या है, मेजर की वो पॉइंट है। पॉजिटिव पॉइंट तो यूथ परामर्शदात्री समिति लिख सकते हो, संविधान बनाना, डोमिनियन स्टेट वगैरह। तो पॉजिटिव नेगेटिव वाले कारण वाले ये हम थोड़ा बाद में देख लेंगे। मेजर की पॉइंट हम देख लेते हैं जिससे हमारे हिस्ट्री वाला पॉइंट जो पोर्शन है वो आपके अच्छे से हो जाए। एंड इसके अलावा हमारे यहाँ पर हमने एक पॉइंट आया मैकडोनाल्ड अवार्ड की, तो इसकी हमने बात कर ही ली। यह आया था आपके 16 अगस्त 1932 को आया था। रेंजे मैकडोनाल्ड जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे उन्होंने सांप्रदायिक पंचायत रखा था। सांप्रदायिक पंचायत है, इसमें बात की गई थी जो दलित हैं इन दलितों को क्या दिया जाएगा, प्रत्यक्ष निर्वाचन दिया जाएगा। दलित का प्रत्यक्ष निर्वाचन है, इसके कालांतर में बाद में गांधी जी विरोध करते हैं, भूख हड़ताल पर बैठ जाते हैं 20 सितंबर के अराउंडिंग। जब गांधी जी भूख हड़ताल पर बैठते हैं तब कुछ मेजर अधिकारी जैसे राजेंद्र प्रसाद है, मदन मोहन मालवीय वगैरह हैं, वो लोग मिलकर आपके दलित जो नेता थे उस टाइम पर अम्बेडकर जी, भीमराव अम्बेडकर जी, इनके पास जाते हैं और इनसे वार्ता करते हैं कि हम गांधी जी चाहते हैं कि दलित हैं उनको अलग नहीं किया जाए, वो भारतीयों के साथ ही रहे, उनको हम प्रतिनिधित्व बढ़ा देंगे। तो जब सांप्रदायिक पंचायत आया था उसके नेक्स्ट बाद में 16 अगस्त 1932 को आपके सांप्रदायिक पंचायत आ जाते हैं दलितों के प्रत्यक्ष निर्वाचन के रिगार्डिंग। गांधी जी इसका विरोध करते हैं, भूख हड़ताल पर बैठ जाते हैं। फिर आपके साइन होता है कौन सा, पूना समझौता, पूना पैक्ट। 26 सितंबर के अराउंडिंग ये पूना समझौता ये साइन होता है 26 सितंबर। 16 अगस्त को तो ये आया था, 26 सितंबर 1932 को पूना समझौता साइन हुआ था, जिसमें गांधी और अम्बेडकर है इनके मध्य ये समझौता है वो साइन किया जाता है। मेजरली तो गांधी जी की तरफ से जो पार्टिसिपेट किया था वो किसने किया था, मदन मोहन मालवीय है, मदन मोहन मालवीय ने किया था, और भीमराव अम्बेडकर है, इनके मध्य समझौता हुआ था। लेकिन जब भी हम बुक्स वगैरह में देखते हैं तो हम देखते हैं गांधी और अम्बेडकर जी के मध्य समझौता है इसे मानते हैं, क्योंकि गांधी जी तो इस टाइम पर यरवदा जेल में बंद थे। दलित जो दिया जा रहा था प्रत्यक्ष निर्वाचन इसका विरोध भी कर रहे थे यरवदा जेल से ही, और भूख हड़ताल पर भी बैठे हुए थे। तो गांधी जी जेल में बंद थे, इसलिए गांधी जी का प्रतिनिधित्व मदन मोहन मालवीय ने किया था। और इस समझौते के तहत जो दलित हैं उनके लिए जो भी रिजर्व सीट थी, आरक्षित सीट थी, वो कितनी कर दी गई थी, 148 कर दी गई थी। कितनी से बढ़ाकर, 71 से बढ़ाकर 148 कर दी गई थी। लगभग 50% से भी अधिक सीट है वो अब कर दी गई थी। तो आरक्षित वर्ग है, इसके लिए प्रांतीय विधानमंडल है, वह प्रांतीय विधानमंडल में सीटें हैं वो बढ़ाई गई थी, और प्रांतीय विधानमंडल में
71 से 71 से सीट बढ़ाकर कितनी कर दी गई थी, 148 कर दी गई थी। और इस समझौते के बाद में कालांतर में टैगोर जी ने गांधी जी को क्या कहा था, थैंक यू गांधी जी को धन्यवाद कहा था। इसके अलावा गांधी जी ने इसके बाद में हरिजन उत्थान है, हरिजन दलित वर्ग है, इनके लिए एक वर्ड यूज़ किया था, हरिजन वर्ड। और फिर कालांतर में गांधी जी हरिजन उत्थान के लिए विभिन्न प्रयास करते हैं। हरिजन समाचार पत्र निकालेंगे, अखिल भारतीय हरिजन संघ बनाएंगे, अखिल भारतीय हरिजन संघ, जिसका आप राजस्थान हिस्ट्री में भी काफ़ी बार नाम सुनते हैं, अखिल भारतीय हरिजन संघ। राजस्थान हिस्ट्री में इनका नाम कैसे सुनते हो, क्योंकि राजस्थान में जो एक व्यक्ति हुए हैं हरविलास शारदा ने इसका राजस्थान में अप्लाई करने का वर्क है वो किया था। तो हरविलास शारदा को राजस्थान में अप्लाई करने की इसकी जिम्मेदारी दी गई थी अखिल भारतीय संघ की। और वैसे इसके चीफ कौन बनाए गए थे, घनश्याम दास बिड़ला है, वो इसके चीफ थे अखिल भारतीय संघ के। घनश्याम दास बिड़ला इसके चीफ थे। राजस्थान में ये जिम्मेदारी दी गई थी आपके हरविलास शारदा को। और इसी टाइम पर आप देखोगे जो हरिजन वर्ग है उसके उत्थान के लिए विभिन्न प्रयास किए जाते हैं। तो ये बात हमने की मैकडॉनल्ड अवार्ड और पूना पैक्ट के रिगार्डिंग। 26 सितंबर 1932 को साइन हुआ था। इसमें और अन्य व्यक्ति भी थे, जैसे राजेंद्र प्रसाद थे, सी राजगोपालाचारी थे और पुरुषोत्तम दास टंडन का नाम भी आपको इसमें देखने को मिलेगा। तो ये हमने बात की किसके रिगार्डिंग, मैकडॉनल्ड अवार्ड के रिगार्डिंग। एक आपके इसमें है वेवल प्लान। तो वेवल प्लान जब भी आप हिस्ट्री में पढ़ते हो 1945 का 14 जून 1945 को वेवल प्लान रखा गया था। और इसमें कहा था कि वेवल ने जो थे उन्होंने कहा था कि हम राजनीतिक कैदी हैं, इनको हम रिहा कर देंगे, राजनीतिक कैदियों को रिहा कर देंगे। जो कार्यकारी परिषद है, इस कार्यकारी परिषद में भारतीय हैं, इनका बहुमत देंगे। कैसे देंगे कि कार्यकारी परिषद में गवर्नर जनरल प्लस जो सेनापति होता है, इसको छोड़कर विभिन्न जो अदर पद है उन पर किसको नियुक्त किया जाएगा, भारतीयों को पोस्टिंग की जाएगी। और इस प्रकार जो कार्यकारी परिषद है इसमें भारतीयों को प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। तो 14 सदस्य थे, 6 मुस्लिम और 8 स्वर्ण। और इस प्रकार कार्यकारी परिषद है इसमें भारतीय प्रतिनिधित्व बढ़ाया गया था। और स्वर्ण हिंदू मुस्लिम है, इनकी संख्या है वो समान की गई थी। और बाद में कहा कि आगे की चर्चा हम कहाँ पर करेंगे, शिमला सम्मेलन में, शिमला सम्मेलन बुलाया जाएगा आगे की चर्चा के लिए। ये बात इसमें की गई थी, वेवल प्लान में की गई थी कि राजनीतिक कैदी रिहा कर देंगे, कार्यकारी परिषद में भारतीय है इसका प्रतिनिधित्व बढ़ाया जाएगा, गवर्नर जनरल और सेनापति को छोड़कर अदर जो भी व्यक्ति होंगे वो क्या होंगे, भारतीय होंगे। शिमला सम्मेलन में आगे की चर्चा की जाएगी। वेवल प्लान था 14 जून 1945 का और शिमला आता है 25 जून का, लगभग 11 दिन बाद में 25 जून 1945 को शिमला सम्मेलन बुलाया जाता है। जिन्ना है वो कार्यकारी परिषद में मुस्लिम मतदाता हैं, उसके अकॉर्डिंग कि कहते हैं कि जिन्ना इस टाइम पर कहते हैं कि जो कार्यकारी परिषद जिसमें आप भारतीय का प्रतिनिधित्व बढ़ा रहे हो, इसमें मुस्लिम है, मुस्लिम जो भी मतदाता होंगे हैं मुस्लिम जो भी सदस्य होंगे उनका उनको ओनली मुस्लिम लीग ही रखेगा, उनके नाम वगैरह है उसमें पार्टिसिपेट है वोटिंग वगैरह में, तो वो मुस्लिम लीग ही भाग ले। तो इसलिए ये भी थोड़ा असफल रहा था, मुस्लिम लीग के रिगार्डिंग कुछ था इसमें प्रोविज़न। और सेकंड इसमें था कांग्रेस की लीडरशिप इसमें शिमला सम्मेलन में कर रहे थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ये तो किसकी तरफ से पार्ट लेते हैं, कांग्रेस की तरफ से इसमें भाग लेते हैं। और जिन्ना इसमें किसकी तरफ से भाग लेता है, मुस्लिम लीग की तरफ से। शिमला सम्मेलन 1945 में हुआ था। मुस्लिम लीग की तरफ से भाग लिया था जिन्ना ने और कांग्रेस की तरफ से भाग लिया था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। कार्यकारी परिषद के रिगार्डिंग था कि मुस्लिम जो भी सदस्य हैं उनके नाम ओनली मुस्लिम लीग रखेगा। ये बात किसने की, आपके जिन्ना ने कहा कि जो भी कार्यकारी परिषद है इसमें आप भारतीय प्रतिनिधित्व बढ़ा रहे हो, तो जो मुस्लिम व्यक्ति आपने 6 रखे हैं और आपके स्वर्ण वर्ग के 8 रखे हैं, तो उसमें जो 6 हैं 6 के नाम हैं वो मुस्लिम लीग ही डिसाइड करेगा कि किनको बनाना है। तो मुस्लिम लीग ही जो मुस्लिम सदस्य हैं उनके नाम रखेगा। तो फिर कालांतर में ये असफल हो गया था, क्योंकि कोई भी रख सकता है, कांग्रेस भी रख सकती है और मुस्लिम लीग, दोनों को रखना चाहिए।
क्योंकि कांग्रेस में भी कुछ मुस्लिम थे, जैसे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद मुस्लिम थे, तो ज़रूरी नहीं होना चाहिए कि मुस्लिम लीग ही रखे। इस वजह से ये सम्मेलन है वो सफल नहीं हुआ था। 25 जून 1945 वाला सम्मेलन है, जिसे भारतीय इतिहास का क्या कहा जाता है, जल विभाजक भी कहा था। भारतीय जो हिस्ट्री है इतिहास का, जल विभाजक इसे सम्मेलन कहा था। किसने? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने इसे ये टर्म दी थी, भारतीय इतिहास का जल विभाजक। जल विभाजक कैसे? जैसे आपने इंडियन हिस्ट्री में जल विभाजक देखते हो, आपके अम्बाला से स्टार्ट होते हुए अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा, वेस्टर्न घाट वगैरह, तो ये एक जल विभाजन का कार्य है वो करता है। उसी प्रकार भारतीय हिस्ट्री में जब जल विभाजक की बात आती है, तो भारतीय हिस्ट्री में जल विभाजक का वर्क करता है आपके शिमला सम्मेलन 1945 का, जिसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस है, इनके मध्य विवाद हुआ था कार्यकारी परिषद में कार्यकारी परिषद में सदस्यों के नामांकन के रिगार्डिंग। ये हमने कुछ क्या देखे हैं, आपके फर्स्ट क्वेश्चन के रिगार्डिंग फैक्ट देखे हैं, काफ़ी डिटेल से हो गया। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख रहे हैं, वो आपसे पूछा गया है वापस असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया है। कार्यक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है किसको? नौजवान भारत सभा को, स्वराज दल को, दांडी मार्च को और जलियांवाला बाग हत्याकांड को। तो इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 4, 2, 1, 3। जलियांवाला बाग त्रासदी कब हुई थी? 13 अप्रैल 1919 को हुई थी। स्वराज पार्टी का गठन 1923 को हुआ था। 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी गठित होती है। नौजवान भारत सभा है, इसकी स्थापना भगत सिंह ने 1926 में की थी। कहाँ पर? लाहौर में की थी। और दांडी मार्च है, गांधी के नेतृत्व में 12 मार्च 1930 से स्टार्ट हुआ था और 6 अप्रैल तक चला था। तो 12 मार्च से 6 अप्रैल के मध्य दांडी मार्च। नौजवान भारत सभा भगत सिंह ने लाहौर में 1926 में बनाई थी, 1926 में। और स्वराज दल है, ये 1923 का है। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 का है। अब इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग थोड़े से और इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं, क्योंकि यही फैक्ट हमें एग्जाम में इनके रिगार्डिंग ही बार बार में क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। तो ये फैक्ट है इसके रिगार्डिंग। सेकंड क्वेश्चन नंबर के रिगार्डिंग वापस डिटेल से फैक्ट देख लेते हैं। एक तो इसमें आएगा आपके नौजवान भारत सभा, इसमें हमें यही याद रखना है किसने स्थापना की? भगत सिंह ने की थी। कब की? 26 में की थी, 1926 में की थी। कहाँ पर की थी? लाहौर में की थी। एक यहाँ पर बात आई है आपके दांडी मार्च के रिगार्डिंग। दांडी मार्च है 12 मार्च से 1930 से स्टार्ट होता है, 6 अप्रैल 1930 तक रहता है। और इसी दिन से हम मानते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन है, ये भी स्टार्ट हो गया था। दांडी मार्च से क्या हो गया था? आपके सविनय अवज्ञा आंदोलन है वो स्टार्ट हो गया था। दांडी मार्च के रिगार्डिंग देखें तो मेजर की फैक्ट आपको याद रखने हैं दांडी मार्च में। एक तो इसकी डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इसकी डेट के रिगार्डिंग पूछा जाता है। कब से स्टार्ट हुआ, कब तक रहा है? तो 12 मार्च 1930 को स्टार्ट हुआ था। कब तक? 6 अप्रैल 1930 तक ये चला था, 12 मार्च से 6 अप्रैल के मध्य। और इसमें आप दिन देख लेना कितने दिन ये चला है। फिर इसमें कितने जो सहयोगी थे गांधी जी के वो याद रखने। 78 व्यक्ति है वो गांधी जी के इसमें सहयोगी थे। और इन 78 में एक आपके क्या था, पत्रकार भी महोदय भी थे, अमेरिकी पत्रकार थे, वेब मिलर भी इसमें शामिल थे। इसके अलावा इसमें 3 महिलाएं आती हैं, 3 वुमन हैं। इसके रिगार्डिंग में क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कितनी महिलाएं इस टाइम पर थी दांडी मार्च में, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो 3 महिलाओं ने इसमें पार्टिसिपेट किया था दांडी मार्च में। और 12 मार्च से स्टार्ट होकर 6 अप्रैल 1930 को ये चला था। और इसी से हम कहते हैं कि 12 मार्च 1930 के अराउंडिंग 1930 में आपके सविनय अवज्ञा आंदोलन है, इसकी भी स्टार्टिंग हो जाती है। कहाँ से ये स्टार्ट होता है? गुजरात का जो साबरमती आश्रम है, इस साबरमती आश्रम से ये आंदोलन है वो स्टार्ट होता है। इसमें दौरान विभिन्न यात्राएं हैं वो भी निकाली गई थी। नमक कानून तोड़ा गया था, गांधी जी के नेतृत्व में नमक कानून दांडी में तोड़ा गया था। इसके अलावा अन्य व्यक्ति आप देखोगे, एक व्यक्ति का नाम आपको याद रखना है, सी राजगोपालाचारी। आई होप आपको दिख रहा होगा, सी राजगोपालाचारी। एक इसमें आपको नाम याद रखना है, के कल्पन का और टी माधवन का। के कल्पन और टी माधवन। इसके अलावा आपको इसमें याद रखना है असम के रिगार्डिंग। असम में क्या हो रहा था इस टाइम पर, बिहार में क्या और घटनाएं और चल रही थी,
एमपी में कौन सी समांतर घटनाएं चल रही है, यूपी में क्या समांतर घटनाएं चल रही है, महाराष्ट्र में कौन लीड कर रहा है, और इधर नागालैंड की साइड कौन मेजर रूप से भाग ले रहा है, और गुजरात में आपको गांधी जी याद रखने, ये कि मैप के अकॉर्डिंग याद रखो। तो सी राजगोपालाचारी है, सी राजगोपालाचारी है, इनके नेतृत्व में भी यात्राएं निकाली गई थी। कहाँ से? त्रिचनापल्ली है, त्रिचनापल्ली, त्रिचनापल्ली से लेकर वेदारण्यम तक है, त्रिचनापल्ली से वेदारण्यम तक किसके नेतृत्व में यात्रा निकाली गई थी? सी राजगोपालाचारी के नेतृत्व में। कालीकट से आपके पय्यानूर तक, कालीकट है, कालीकट से पय्यानूर तक किसके नेतृत्व में? के कल्पन, टी माधवन, इनके नेतृत्व में यात्राएं निकाली गई थी। असम के लोगों, असम वालों में सीहट से नोआखली तक, सिलहट, सिलहट टू नोआखली, यहाँ के जो भी सिटीजन थे, असम के जो भी लोग थे, इन्होंने यात्राएं निकाली। और इसके अलावा असम में एक कनिंघम सर्कुलर भी चल रहा था, कनिंघम सर्कुलर है, इसका भी विरोध किया जा रहा था। अभिभावक है, उनको उनका चरित्र प्रमाण पत्र देना पड़ता था, तो इस कनिंघम सर्कुलर का भी ये लोग क्या कर रहे थे? विरोध कर रहे थे। नागालैंड, नागालैंड में कौन सा चला था? मदोनांग है, इनके नेतृत्व में एक आंदोलन चला था, जिया लरंग, जिया लरंग आंदोलन। इस टाइम पर नागालैंड में कौन सा चल रहा था? जिया लरंग आंदोलन, और उसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? मदोनांग। और मदोनांग है, और इनकी एक सिस्टर का नाम भी यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है, गेडी नेल्यू, गेडी नेल्यू है, ये भी नागालैंड वाले में थी। बिहार, बिहार में आपको चौकीदारी कर का याद रखना है, चौकीदारी कर है, ये याद रखना है बिहार में। मध्य प्रांत में वन कानून याद रखना है। यूपी में और गुजरात में, दोनों में यहाँ पर टैक्स नहीं देने का के रिगार्डिंग वार्ता है, वो चल रही थी। महाराष्ट्र में सरोजनी नायडू है, इनके नेतृत्व में धरासना सत्याग्रह है, इसका चलाया गया था, धरासना सत्याग्रह, सरोजनी नायडू के नेतृत्व में। तो ये सब घटनाएं आपको किसमें देखने मिलेगी? 1930 की ये घटनाएं हैं, 1930 की ये घटनाएं हैं, वो देखने मिलती है। तो 1930 में आपको कौन कौन सी मेजर घटनाएं याद रखनी है? एक तो कि आपके दांडी मार्च का आयोजन किया था गांधी ने, कहाँ से? दांडी से दांडी में इन्होंने जो कानून है, नमक कानून तोड़ा था। 12 मार्च से स्टार्ट हुई थी, साबरमती से स्टार्ट हुई, साबरमती से दांडी तक ये यात्रा चली थी। और इसमें स्टार्टिंग में जब साबरमती से स्टार्ट हुई, गांधी के जो साबरमती आश्रम वहाँ से स्टार्ट हुई, तो इसमें 78 व्यक्ति थे। इन 78 में से 3 वुमन थी, 3 महिलाएं थी, और एक पत्रकार, अमेरिकी पत्रकार था, वेब मिलर, इसमें पार्टिसिपेट करता है। 12 मार्च से स्टार्ट होती है, 6 अप्रैल 1930 तक रहती है। और इसके अलावा विभिन्न यात्राएं इस दौरान निकाली गई थी। बिहार में चौकीदारी कर का विरोध किया जा रहा है। यूपी और गुजरात में यहाँ पर टैक्स नहीं देने के रिगार्डिंग वार्ता चल रही है कि हम टैक्स नहीं देंगे। जो एमपी है वहाँ पर वन कानून का विरोध किया जा रहा है। महाराष्ट्र में धरासना सत्याग्रह का आयोजन किया जा रहा है सरोजनी नायडू के नेतृत्व में। नागालैंड में जिया लरंग मूवमेंट है, आंदोलन है, वो चल रहा है। मदोनांग और उनकी सिस्टर गेडिनेल्यू है, उनकी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। गेडिनेल्यू है, इसके रिगार्डिंग एक फैक्ट ये भी आता है कि जवाहरलाल नेहरू ने इनको रानी की उपाधि दी थी। किसको? गेडिनेल्यू को। 13 वर्ष की थी ये, एक बालिका थी, 13 वर्षीय बालिका, जो कालांतर में जेल में बंद हो गई थी, और बाद में जब रिहा हुई तो ये काफ़ी ओल्ड एज में पहुंच गई थी। तो गांधी, जो जवाहरलाल नेहरू है, इन्होंने इनको क्या दी थी? रानी की टाइटल है, वो दिया था। और मदोनांग है, मदोनांग ने इस मूवमेंट को, जिया लरंग मूवमेंट को चलाया था, और होरका पंथ की स्थापना की थी। होरका पंथ एक है, इस होरका पंथ की स्थापना की थी किसने? मदोनांग ने। ये घटनाएं आपको कहाँ पर देखने मिलती है? नागालैंड में देखने मिलती है। असम के लोग हैं, वो सिलहट से नोआखली तक तो क्या करते हैं? यात्राएं निकालती हैं, नमक कानून का विरोध करते हैं, सिलहट से नोआखली तक तो। और साथ ही यहाँ पर जो अभिभावक थे, उनको स्कूल में उनका चरित्र प्रमाण पत्र देना पड़ता था। तो यहाँ पर कनिंघम सर्कुलर है, इस कनिंघम सर्कुलर का भी विरोध किया जा रहा था। श्री राजगोपालाचारी हैं, उनके नेतृत्व में त्रिचनापल्ली है, त्रिचनापल्ली से वेदारण्य तक यात्रा निकाली गई थी। और के कल्पन टी माधव के नेतृत्व में कालीकट से पय्यानूर के मध्य यात्राएं हैं, दांडी मार्च से यात्राएं हैं, वो निकाली गई थी।
ये एक फैक्ट हमने याद कर लिया पूरा दांडी मार्च के रिगार्डिंग, दांडी मार्च है इसके रिगार्डिंग। जब हम वापस रिवाइज करेंगे तो इन्हीं डायग्राम वाले जो नोट्स हैं इन्हीं का सहारा लेंगे बिना, तो उस टाइम पर हमारा टाइम वेस्ट नहीं होगा और अच्छे से याद हो जाएगा। अभी आपको लग रहा होगा थोड़ा टाइम टेकिंग है, लेकिन ये क्लास है वो आपकी काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाली है। एक हमने बात की नौजवान सभा की, नौजवान सभा है, नाम याद रखना है भगत सिंह का, नाम याद रखना है भगत सिंह का, और इसके अलावा 1926 की डेट आपको याद रखनी है और स्थापना इसकी याद रखनी है लाहौर। 3 फैक्ट इसमें आते हैं। दांडी मार्च हमने कंप्लीट कर लिया। अब आते हैं आपके स्वराज दल की। स्वराज पार्टी कब बनी थी? 1923 में। 1 अगस्त 1923 की ये घटना आपको देखने मिलेगी स्वराज पार्टी वाली। सॉरी 1 जनवरी, अगस्त प्रस्ताव पढ़ने के बाद में अगस्त याद रह रहा है। 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी है, इसका गठन किया गया था कहाँ पर? इलाहाबाद में। इलाहाबाद है, यहाँ पर इसका गठन किया जाता है। इसमें आपको मेजरली 3 व्यक्तियों के नाम याद रखने हैं। CR दास का, चित्तरंजन दास इनका पूरा नाम है। मोतीलाल नेहरू का नाम है आपको याद रखना है, और इसके अलावा वल्लभ भाई पटेल का। यही जो व्यक्ति हैं वो 1922 के जो गया अधिवेशन है, 1922 का गया अधिवेशन, इसमें आपको देखने मिलेंगे परिवर्तनवादी दल के सदस्य। किसके? परिवर्तनवादी दल के सदस्य हैं, वही यही 3 व्यक्ति देखने मिलेंगे। वहीं अपरिवर्तनवादी में आप देखते हो अपरिवर्तनवादी है, इसमें आपको 3 नाम याद रखने होते हैं। राजेंद्र प्रसाद का नाम याद रखना पड़ता है, इसके अलावा राजगोपालाचारी का नाम याद रखना पड़ता है, राजगोपालाचारी का नाम महत्वपूर्ण हो जाता है। वल्लभ भाई पटेल का नाम महत्वपूर्ण हो जाता है। अब हम इसके रिगार्डिंग जो फैक्ट है वो देख लेते हैं कि स्वराज पार्टी है, इसका गठन किया गया था 1 जनवरी 1923 में। कहाँ किया गया था? इलाहाबाद में। कौन कौन से इसमें व्यक्ति थे? CR दास थे, मोतीलाल नेहरू थे और वल्लभ भाई पटेल। इसका गठन क्यों किया गया? आपके मन में एक बात आएगी होगी, इसका गठन क्यों किया गया? तो हम देखते हैं कि गया अधिवेशन हुआ था 1922 में। उसमें जो कांग्रेस है वो 2 गुट है उसमें डिवाइड हो जाती है। एक बनता है परिवर्तनवादी, दूसरा बनता है अपरिवर्तनवादी। 2 जो गुट है उनमें क्यों डिवाइड हुई थी? क्योंकि इस टाइम पर चुनाव होने वाले थे और चुनाव में पार्टिसिपेट को लेकर ये 2 गुट है वो बने थे कि चुनाव में भाग लेना चाहिए, चुनाव में भाग नहीं लेना चाहिए। तो जो परिवर्तनवादी व्यक्ति थे वो चाहते थे कि चुनाव में भाग लिया जाए और इसका नेतृत्व कर रहे थे CR दास, मोतीलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल। वही कुछ व्यक्ति वो नहीं चाहते थे कि चुनाव में भाग लिया जाए और इसका नेतृत्व कर रहे थे राजेंद्र प्रसाद, C राजगोपालाचारी और वल्लभ भाई पटेल। और अब जब इतना देख लिया है तो हम एक फैक्ट और देख लेते हैं इस स्वराज पार्टी के रिगार्डिंग कि इसका योगदान क्या रहा था। इस स्वराज पार्टी का योगदान में आप देखोगे कि इसने ली कमीशन का विरोध किया था, जो ये कहता था कि उच्च नौकरियों में उच्च वर्ग को शामिल किया जाए। इसने मूडी मेन समिति है इसका भी विरोध किया था, जो द्वैध शासन को लागू करने की बात कर रही थी। जो पब्लिक सेफ्टी बिल है इसका इन्होंने विरोध किया था, पब्लिक सेफ्टी बिल का विरोध किया था। और ट्रेड डिस्प्यूट बिल है इसका विरोध किया था। जब ये लोग सत्ता में आ गए थे वो गया अधिवेशन तो ये कह रहा था कि चुनाव में भाग लें नहीं लें, इस वजह से ये 2 भागों में कांग्रेस वाले जो दल है नेता है वो डिवाइड हो जाते हैं। कुछ परिवर्तनवादी थे जिसमें इनका नाम हमने देखा। अपरिवर्तनवादी में आपके राजेंद्र प्रसाद, राजगोपालाचारी और वल्लभ भाई पटेल थे। कालांतर में चुनाव हुए तो 101 जो सीटों पर चुनाव हुए थे और 101 में से 42 सीट है, 42 सीट आपके स्वराज पार्टी इसमें जीत गई थी। मध्य प्रांत में तो इनको जो मध्य प्रांत था, मध्य प्रांत में तो इनको क्या मिला था? बहुमत प्राप्त हुआ था। और इसके अलावा आप देखते हो बंगाल में, बॉम्बे में और यूपी वाली साइड में, बंगाल, बॉम्बे और यूपी वाली साइड में इनको क्या मिली थी? मैक्सिमम सीटें हैं वो मिली थी। इस वजह से ये लोग सत्ता में आते हैं, चुनाव सत्ता में आते हैं। और केंद्रीय विधानसभा का चीफ किसे बना लिया जाता है? चीफ है वो केंद्रीय विधानसभा का वल्लभ भाई पटेल को बना लिया जाता है। और
महासचिव इस टाइम पर बने थे आपके नेहरू जी। इस और में आपके चीफ बने थे सी आर दास और मोतीलाल नेहरू। ये थे आपके स्वराज पार्टी के में चीफ और महासचिव की पोस्ट पर। और जब चुनाव होता है तो केंद्रीय विधानसभा में जो बन के आते हैं चीफ, वो आते हैं आपके वल्लभ भाई पटेल। 101 सीटों में से स्वराज पार्टी ने 42 सीटें जीती थी। मध्य प्रांत में तो इनको पूर्ण बहुमत मिला था। बंगाल, बॉम्बे और यूपी में इनको सर्वाधिक मैक्सिमम सीटें हैं वो प्राप्त हुई थी। ये फैक्ट आपको इसमें स्वराज पार्टी में ध्यान रखना है। एक फैक्ट अभी हम बात कर लेते हैं, कौन से? जलियांवाला बाग हत्याकांड की रिगार्डिंग। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को होता आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड। इसमें है ना, वैशाखी का दिन था। काफ़ी अधिक संख्या में लोगों ने वैशाखी वाले दिन भाग लेते हैं। वहाँ पर एक व्यक्ति आता है आर डायर और इसका सहयोग कर रहा था एक भारतीय व्यक्ति था हंसराज। इन्होंने क्या कर दी? फायरिंग कर दी थी। और इस फायरिंग में अंग्रेज बताते हैं कि 379 लोगों थे उनकी डेथ हुई थी। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट तो कहती है 379 लोगों की डेथ होती है। हम कहते हैं 1000 से ज़्यादा लोग भारतीय है इनकी डेथ हुई थी। ये कब की घटना है? जलियांवाला बाग हत्याकांड में 13 अप्रैल 1919 में। आर डायर और हंसराज ने क्या कर दी थी? फायरिंग कर दी थी वैशाखी के दिन ही। और फिर कालांतर में इसके जांच के लिए एक समिति गठित की जाती है। समितियाँ बनती है इसकी जांच के लिए। इसमें अंग्रेज़ों की तरफ से जो समिति बनती है उसमें हंटर कमेटी के रूप में हम उसको जानते हैं। हंटर कमेटी बनी थी अंग्रेज़ों की तरफ से। और जो भारतीयों वाली बनी थी कांग्रेस की, वो बनी थी आपकी मदन मोहन मालवीय समिति है, इसका गठन किया जाता है। हंटर कमेटी में 3 भारतीय थे। 3 आपको क्या देखने मिलते हैं? भारतीय देखने मिलते हैं। और ये 3 भारतीय कौन से थे? चीमनलाल सीतलवाड़ थे। चीमनलाल सीतलवाड़, जगत नारायण और सुल्तान अहमद। ये हंटर कमेटी में 3 भारतीय देखने मिलते हैं। वहीं कांग्रेस में मदन मोहन में आपको गांधी जी का नाम याद रखना है, मोतीलाल नेहरू का नाम याद रखना है और CR दास का नाम याद रखना है। ये कांग्रेस की तरफ से पार्ट है वो लेते हैं। और कालांतर में इसका बाद में परिणाम क्या रहा था इस जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण? कि गांधी जी ने तो इसे पन्ने दर पन्ने लिपापोती इधर कहा था। पन्ने दर पन्ने लिपापोती है, ये इसको टर्म दी थी। वहीं आप देखोगे भारतीयों ने प्रतिक्रिया की तो उसमें भारतीयों ने जो सरदार उधम सिंह है उन्होंने बाद में कालांतर में इस आर डायर की तो नहीं, लेकिन ओ डायर की हत्या कर दी थी। ओ डायर है, इसकी हत्या कर दी थी क्योंकि ओ डायर जो पंजाब का गवर्नर था, उसने ये पंजाब का क्या था? गवर्नर था। और उसने इस आर डायर को क्या कहा था? निर्दोष कहा था। तो बाद में हमारे भारतीय हैं सरदार उधम सिंह, उनको गुस्सा आता है। 1940 ही में वो जाते हैं और इसकी और डायर की हत्या कर देते हैं कि कोई निर्दोष नहीं था। वहीं आप देखते हो कि जो टैगोर थे, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी जो नाइटहुड की उपाधि है वो इस घटना के बाद में त्याग दी थी। नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। और इसके अलावा शंकरन नायर का नाम है आपको याद रखते हो। इन्होंने गवर्नर जनरल की जो कार्यकारी परिषद है यहाँ से अपना इस्तीफा है वो दे दिया था। ये इस घटना की क्या रही थी? भारतीय द्वारा प्रतिक्रिया रही थी। वहीं जो आप देखते हो कि इस आर डायर जिसने गोलियां चलाई थी, इसको उधर ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या कर रही है? शाबाशियाँ दे रही। शाबाशी किस रूप में? कि जो उनके हाउस ऑफ लॉर्ड था, जैसे हमारे राज्यसभा और लोकसभा होती है, उसी तरफ वहाँ पर हाउस ऑफ लॉर्ड और अदर जो भी संसद का पार्ट बनता है, इसने हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने इसको ब्रिटिश साम्राज्य की क्या कहा था? शेर की संज्ञा दी थी। ब्रिटिश राज्य है, इसके शेर की संज्ञा दी थी। और साथ ही इसको मान की तलवार भेंट की गई थी। किसको? आपके आर डायर को, कि ही तो हमारा शेर है। और उसको मान की तलवार डायर भेंट की थी। पंजाब का गवर्नर क्या कर रहा है? ओ डायर है, वो इसको निर्दोष कह रहा है। और गुरुद्वारा जो पंजाब की थी, गुरुद्वारा प्रबंध समिति पंजाब की थी,
पंजाब की गुरुद्वारा प्रबंध समिति, उसने इसे सिंह की उपाधि और 100 रुपये भेंट किया था। सिंह की उपाधि और 100 रुपये है वो भेंट किया था। ये घटना आपको इसमें याद रखनी है, जलियांवाला बाग हत्याकांड। अब हम इसको आराम से रिवाइज करते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना है 13 अप्रैल 1919 को हुई थी। आर डायर और एक भारतीय था हंसराज, उसने फायरिंग की थी। लगभग 379 भारतीय मारे गए थे, लेकिन हम कहते हैं 1000 से ज़्यादा भारतीय हैं, उनकी डेथ हुई थी। जांच के लिए बाद कालांतर में एक समिति गठित की जाती है कि कितने लोग मरे थे, क्या क्या और कैसे ये घटना हुई। तो जो अंग्रेज़ों ने जो जांच समिति गठित की थी उसमें हंटर कमेटी के रूप में जाना जाता है, जिसमें 3 भारतीय थे, चिमनलाल सितलवार, जगत नारायण और सुल्तान अहमद। वहीं कांग्रेस की तरफ से जो समिति गठित की गई थी उसमें मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में समिति गठित की थी। आपके गांधी जी इसमें पार्टिसिपेट लेते हैं। मोतीलाल नेहरू थे और सी आर दास थे। सी आर दास जिसने स्वराज पार्टी वाले, मोतीलाल नेहरू और गांधी जी, ये इसमें समिति में सदस्य थे। गांधी जी ने इस समिति ने हंटर कमेटी ने जो रिपोर्ट पेश की तो उसने निर्दोष वगैरह साबित किया। तो गांधी जी ने इसे क्या कहा कि ये केवल पन्ने दर पन्ने लिपापोती है, इस समितियों का गठन करने से कुछ होने वाला नहीं है। वही जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो इस आर डायर ने, जिसने क्या की थी आपकी फायरिंग वगैरह की थी, उसको हाउस ऑफ लॉर्ड ने ब्रिटिश साम्राज्य के शेर और मान की तलवार भेंट की थी। और डायर ने इसे निर्दोष कहा था। और जो यहाँ पर अपने इंडियंस की थी पंजाब में गुरुद्वारा प्रबंध समिति, ये अंग्रेज़ों का सपोर्ट करती थी और इसने इस आर डायर को सिंह की उपाधि दी थी, शेर की उपाधि, और 100 रुपये टाइटल है वो भेंट किया था। 100 रुपये है वो इसको भेंट किया था। वही इंडियंस ने बाद में कालांतर में प्रतिक्रिया दी। सरदार उधम सिंह ने और डायर की हत्या कर दी थी 1940 में। रविंद्रनाथ टैगोर है, उन्होंने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। और शंकर नायर है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। कहाँ से? गवर्नर जनरल है, इसकी कार्यकारी परिषद से इस्तीफा दे दिया था। ये जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना हुई क्यों थी? क्योंकि रोलेक्ट एक्ट आता है 18 मार्च 1919 में, उस जिसमें आतंकवादी अपराध अधिनियम बनाया गया था और भारतीयों को बिना किसी अपील, दलील, वकील के भी जिसके तहत गिरफ्तार किया जा रहा था, सजाएं वगैरह दी थी। तो इसके विरोध में रैलियां वगैरह निकाल रहे थे। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसने सतपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया था, इसलिए वहाँ पर लोग हैं वो इकट्ठा हुए थे, सतपाल एंड सैफुद्दीन किचलू, इनको गिरफ्तार कर लिया था। किस दिन में? इस रोलेट एक्ट वाले में 18 मार्च 1919 को आता है आपके रोलेट एक्ट, और इसमें इनको गिरफ्तार किया था। रैली वगैरह निकाल रहे थे, तो बाद में इन्होंने 5 अंग्रेज़ों की हत्या वगैरह इस टाइम पर हो गई थी और पंजाब में मार्शल लॉ लग गया था। और मार्शल लॉ के दौरान जब आपकी भीड़ इकट्ठा होती है तो बाद में फायरिंग है वो की जाती है, और इस वजह से ये जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना, दुखद घटना हमें भारतीय इतिहास में देखने मिलती है। ये हमने बात की इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग डिटेल्स फैक्ट। और अब हम बार बार जब ये क्वेश्चन आएंगे तो इन्हीं फैक्ट को बार बार रिवाइज करेंगे, तो ये अच्छे से रिवाइज हो जाएगा और एक रिवीजन क्लास में भी वापस रिवाइज हो जाएगा, तो इसको अच्छे से याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया मुस्लिम लीग के रिगार्डिंग। मुस्लिम लीग द्वारा कब और कहाँ पाकिस्तान प्रस्ताव है ये पारित किया गया था? तो मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान का प्रस्ताव तो रखा गया था 1940 में लाहौर में। लाहौर के रिगार्डिंग एक फैक्ट हमने देखा था, भगत सिंह ने यहाँ पर नौजवान सभा की स्थापना की थी 26 में, और मुस्लिम लीग है वो पाकिस्तान का प्रस्ताव रख रही है 1940 में। 1940 में जब आपके अगस्त प्रस्ताव आ रहा है 8 अगस्त 1940 में, उसी टाइम 1940 में मुस्लिम लीग है वो पाकिस्तान का प्रस्ताव है वो रख रही है। अब इस मुस्लिम लीग के रिगार्डिंग कुछ फैक्ट देख लेते हैं, कब बनी थी और कौन कौन से इसके मेजर व्यक्तित्व हैं वो आपको देखने मिलेंगे। मुस्लिम लीग आपको याद रखनी है कब बनी थी? 30 दिसंबर 1906 को बनी थी। कहाँ पर बनी थी? ढाका में बनी थी। ढाका में इसके चीफ कौन थे? सलीम उल्ला खां हैं। ये क्या इसके हैं? संस्थापक व्यक्ति हैं, वो आपको याद रखना है। इसके प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया था? प्रथम चीफ बने थे आपके वकार उल मुल्क। संस्थापक थे सलीम उल्ला खान। वकार उल मुल्क है ये इसके क्या थे? प्रथम अध्यक्ष थे। और इसके बाद में स्थायी अध्यक्ष किससे बनाया जाता है? स्थायी चीफ बनाया जाता है आपके सर आगा खां को।
1908 में ये आगा खां इसके स्थायी अध्यक्ष बनते हैं। 1940 के जो लाहौर है, लाहौर में ये क्या करते हैं, पाकिस्तान है, पाकिस्तान प्रस्ताव ये रखते हैं, पाकिस्तान बनाने के रिगार्डिंग ये प्रस्ताव है वो रखते हैं। अमृतसर है, अमृतसर में ये क्या करते हैं, प्रत्यक्ष निर्वाचन की मांग करते हैं। सर आगा खां का नाम याद आया है तो इनके रिगार्डिंग देखें तो ये थे आपके इनके नेतृत्व में गवर्नर जनरल मिंटो है सेकंड है, उनसे शिमला में मिले थे व्यक्ति। इनके नेतृत्व में ये लोग अलीगढ़ के जो आर्च बोर्ड है उनके कहने पर लॉर्ड मिंटो से मिलते हैं और इस मुस्लिम लीग है इसका बाद में गठन करते हैं। आर्च बोर्ड का नाम भी याद रखना है, ये अलीगढ़ यूनिवर्सिटी है, उसके प्रोफेसर थे। ये फैक्ट आपको किस में याद रखने हैं, मुस्लिम लीग में। अब इसको वापस रिवाइज करें तो मुस्लिम लीग बनी थी 30 दिसंबर 1906 में, ढाका में बनी थी, सलीमुल्लाह खां इसके संस्थापक। इसकी स्थापना किस प्रकार से, इसकी स्थापना की स्टार्टिंग होती है कि 1 अक्टूबर 1906 में जो एक प्रतिनिधित्व दल जाता है लॉर्ड मिंटो सेकंड के पास शिमला में, किसके कहने पर, आर्च गोल्ड है उनके कहने पर। आर्च गोल्ड एक व्यक्ति है, प्रोफेसर है आर्च गोल्ड, उनके कहने पर एक प्रतिनिधित्व दल है वो जाता है किसके नेतृत्व में, सर आगा खां के नेतृत्व में, किसके पास, मिंटो सेकंड के पास। और मिंटो सेकंड इनसे वार्ता करने के बाद में ये 30 दिसंबर के अराउंडिंग आपके ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना करते हैं। प्रथम जब इसके संस्थापक की बात करते हैं तो सलीमुल्लाह खान को इसका संस्थापक माना जाता है। अध्यक्ष की बात आती है तो पहला अध्यक्ष बनाया गया था वकारुल मुल्क को और स्थायी अध्यक्ष है वो बनाया गया था सर आगा खां को 1908 में। इसके अलावा इन्होंने एक बात करी ली, अमृतसर में प्रत्यक्ष निर्वाचन की मांग की थी, 1940 में पाकिस्तान प्रस्ताव की मांग की और 56 सदस्य एक समिति है, अस्थायी समिति है, अस्थायी समिति भी इन्होंने गठित की थी। और इसके जो सचिव वगैरह बनाए गए थे, इस समिति के सचिव है वो किससे बनाया गया था, मोहसिन उल मुल्क, ये इसके सचिव थे। और इसके अलावा वकार उल मुल्क है वो इसके सचिव थे। और इस समिति का गठित की गई थी, इसका हेड क्वार्टर कहाँ बनाया गया था, लखनऊ। ये बात किसमें याद रखनी है, मुस्लिम लीग में, कि इसके द्वारा एक 56 सदस्य अस्थायी समिति गठित की गई थी जिसमें सचिव बनाए गए थे मोहसिन उल मुल्क और वकारुल मुल्क और मुख्यालय इसका लखनऊ में रखा गया था। ये आपके कंप्लीट हुए मुस्लिम लीग के रिगार्डिंग। अभी हमने 3 ही क्वेश्चन किए लेकिन आगे वाले क्वेश्चन है वो इन 3, 4, 10 क्वेश्चन से ही आपके कंप्लीट हो जाएंगे। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है काकोरी कांड के रिगार्डिंग। काकोरी कांड की घटना कब हुई थी, 1925 में। और इसमें यह पूछा गया है कि किसे फांसी की सज़ा नहीं दी गई थी। 3 व्यक्तियों को फांसी की सज़ा हुई थी और आपसे पूछा गया किसे फांसी की सज़ा नहीं हुई थी, तो इसका करेक्ट आंसर होगा चंद्रशेखर आज़ाद को। किस किस को हुई थी, तो रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी और अशफाक उल्ला खां, तो इनको क्या हुई थी, फांसी की सज़ा हुई थी। काकोरी कांड 1925 में रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी और अशफाक उल्ला खां को फांसी की सज़ा हुई थी। अब हम काकोरी जो कांड है, काकोरी घटना है, इसके रिगार्डिंग फैक्ट देखें। काकोरी कांड है कब हुआ था, 1925 में। 1926 में भगत सिंह नौजवान सभा की गठन कर रहे हैं लाहौर में और ये हो रही है 1925 में। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया, फांसी किसे दी गई थी, फांसी दी गई है राजेंद्र लाहिड़ी, आपके रोशन सिंह और एक अशफाक उल्ला खां, इनको इसमें फांसी हुई थी। अब इसके रिगार्डिंग कुछ अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट देखें। काकोरी कांड वाले जो भी व्यक्ति थे जिनको फांसी हुई थी, 4 व्यक्तियों को इसमें फांसी हुई थी जिसमें 3 के तो हमें ये नाम दिए हुए हैं। एक आपको याद रखना है राम प्रसाद बिस्मिल का भी, राम प्रसाद बिस्मिल। देख लेना 3R और +A, अशफाक उल्ला खां
रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी और रामप्रसाद बिस्मिल, इन 4 व्यक्तियों को इसमें क्या हुई थी, काकोरी कांड में फांसी हुई थी। काकोरी कांड की घटना है, ये कब की घटना है, 9 अगस्त 1925 की घटना है। और इसमें जो एक ट्रेन है उसको लूटने का प्रयास किया था। ये सभी व्यक्ति हैं वो आपके HRA जो 1924 में बना था इसके सदस्य थे। इसमें HRA का गठन में आप देखोगे सचिंदर सान्याल का नाम आता है। सचिंदर सान्याल के अलावा आप भगवती चरण वोहरा का नाम देखते हो, भगवती चरण वोहरा, जिनकी बुक आपको देखती है फिलोसॉफी ऑफ बॉम्ब। भगवती चरण वोहरा का नाम आपको याद आता है। चंद्रशेखर आज़ाद इसमें इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। और रामप्रसाद बिस्मिल हैं, रामप्रसाद बिस्मिल आते हैं। और आपके जोगेश चटर्जी आते हैं। इन लोगों ने मिलकर इस HRA संगठन की स्थापना की थी। और इन्हीं लोगों ने बाद में 9 अगस्त 1925 को ट्रेन है, इस ट्रेन को लूटने का प्रयास किया था। और इस मुकदमे में यूपी में इन 4 व्यक्तियों को फांसी हुई थी, जिसमें आपके आते हैं आपके 3R+A, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी, रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां। भगवती चरण वोहरा की बुक आपने देखी ली, फिलोसॉफी ऑफ बॉम्ब। और सचिंदर सान्याल है, इनकी बुक है आपके बंदी जीवन और वर्तमान रणनीति। इनकी तो है फिलोसॉफी ऑफ बॉम्ब। ये तो बॉम्ब की फिलोसॉफी की बात करते हैं, फिलोसॉफी ऑफ बॉम्ब। और इनकी है बंदी जीवन और वर्तमान रणनीति। ये इनके विचार इन बुक्स में आपको देखने मिलते हैं। तो इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, वो आपको याद रखने हैं। काकोरी कांड 1925, 3R+A, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी, रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, इनको फांसी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलीगढ़ के मुस्लिम एंग्लो इंडियन कॉलेज है, इसकी स्थापना 1875 में किसने के द्वारा की गई थी? तो इसकी स्थापना की थी सैयद अहमद खान। ऑप्शन 2। 1875 में इनके द्वारा सैयद अहमद खान ने क्या की थी, अलीगढ़ के मुस्लिम ओरिएंटल कॉलेज है इसकी स्थापना की थी। जब हम विभिन्न धार्मिक सुधार आंदोलन देखेंगे तब इसमें वापस हम रिवाइज करेंगे। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, आंध्र प्रदेश में कौन सा वंदे मातरम आंदोलन के नाम से फेमस हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन है ये आंध्र प्रदेश में किस नाम से फेमस हुआ? वंदे मातरम के नाम से। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, बाल गंगाधर तिलक द्वारा कौन सा दैनिक समाचार पत्र मराठी में शुरू किया गया था? तो बाल गंगाधर तिलक है, इनके द्वारा केसरी समाचार पत्र है वो मराठी में स्टार्ट किया गया था 1881 में। अंग्रेजी वाला जो इनका समाचार पत्र था उसका नाम था मराठा, अंग्रेजी में मराठा, और मराठी में जो निकाला था वो इन्होंने केसरी निकाला था। ये समाचार पत्र 2 किसके याद रखते हो आप? तिलक के। मराठा तो किस में है? मराठी में नहीं है, किस में है आपके इंग्लिश में। और जो केसरी है वो किस में है? मराठी लैंग्वेज में। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा है, गांधी जी ने 1921 में स्वराज ध्वज का डिजाइन किया था, इसमें 3 रंग शामिल थे, कौन कौन से 3 रंग थे? तो 1921 में गांधी जी ने स्वराज ध्वज ये डिजाइन किया था, 3 रंग कौन कौन से थे? लाल, हरा और सफ़ेद। ऑप्शन ए। गांधी ने हरिजन यात्रा कब स्टार्ट की थी? तो हम कहते हैं हरिजन की रिगार्डिंग 1932 में उन्होंने प्रयास किए थे। तो 1932 के बाद में उन्होंने हरिजन यात्राएं निकाली हैं, वो आपको आती है 7 नवंबर 1933। इसका आंसर होगा 7 नवंबर 1933 को इनके द्वारा हरिजन यात्रा है वो स्टार्ट की जाती है। निम्न में से किसने यंग इंडिया में लिखा कि 1857 की क्रांति राजनीतिक और राष्ट्रीय दोनों थी? 1857 की क्रांति राजनीतिक और राष्ट्रीय दोनों थी, किसने कहा था? ये बात कही थी लाला लाजपत राय कि 1857 की क्रांति है वो राजनीतिक और राष्ट्रीय दोनों प्रकार की है, ये लाला लाजपत राय ने कही थी। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, सुभाष चंद्र बोस ने द्वारा निर्मित स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार को निम्न में से किस देशों द्वारा मान्यता मिली थी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 4 ऑप्शन 3, जापान, आयरलैंड, कोरिया और इटली। 1943 में सुभाष चंद्र बोस है, उनके द्वारा स्वतंत्र भारत की एक अस्थायी सरकार गठन की जाती है। निरंजन नाथ जो गिल थे, निरंजन गिल और सुभाष चंद्र बोस, इनके द्वारा आज़ाद हिंद फोर्स का गठन और स्वतंत्र पार्टी वगैरह है ये गठन की जाती है, जिसमें जापान, आयरलैंड, कोरिया और इटली है, इन देशों ने इसे मान्यता दी थी। ये कुछ मेजर की फैक्ट हमने देखे हैं आपके इन क्वेश्चंस के रिगार्डिंग। इनको वापस हम डिटेल से रिवाइज करेंगे। कुछ क्वेश्चंस को हम एक ओवरव्यू के अकॉर्डिंग देख लेते हैं, जिससे एक ही क्वेश्चन क्लास में आपकी सभी नियमों की फैक्ट है
वो ज़्यादा हो गए। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, सत्याग्रह आंदोलन का सही कालक्रम क्या था। सत्याग्रह आंदोलन है, इसका सही कालक्रम, इन जो मूवमेंट है इनको सही कालक्रम के अकॉर्डिंग व्यवस्थित करना आपको। रोलेट एक्ट सत्याग्रह, रोलेट एक्ट हम देखते हैं 1919 का है, जिसमें ना अपील, ना वकील, ना दलील की इस कानून को भी संज्ञा दी जाती है। आतंकवाद अपराधी अधिनियम, इस प्रकार से एक अधिनियम आया था जिसके विरोध हम भारतीयों द्वारा किया गया था। मेजर रूप से इस विरोध में सतपाल सिंह और सैफुद्दीन किचलू गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। कालांतर में पंजाब में 5 अंग्रेज़ों की हत्या की वजह से मार्शल लॉ लग गया था। इसी टाइम पर हमारे वैशाखी का त्यौहार होता है। हमारे जो पंजाब के भारतीय थे वो इकट्ठे होते हैं अमृतसर। वहाँ पर क्या होता है कि 8 डायर के द्वारा फायरिंग वगैरह कर दी जाती है और लगभग 379 या फिर हम कहें 1000 से अधिक भारतीय हैं वो उनकी इस घटना के दौरान वो है उनकी डेथ हो गई थी। तो ये सभी अभी हाल में हमने घटना चर्चा की है जलियांवाला बाग हत्याकांड के रिगार्डिंग। ये इस रोलेट एक्ट सत्याग्रह की रिगार्डिंग फैक्ट है। नेक्स्ट है खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह 1918 के अराउंडिंग है। हम देखते हैं 1917 में गांधी जी चंपारण सत्याग्रह में पार्टिसिपेट करते हैं। उनकी रिगार्डिंग हम वापस डिटेल से देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। हम छोटी छोटी क्लास कर रहे हैं, मुझे लगता है टाइम ज़्यादा हो गया इसलिए देख रहे हैं शॉर्ट में। खेड़ा चंपारण सत्याग्रह होता है 1917 में। उसके बाद अहमदाबाद मेल मजदूर आंदोलन होता है 1918 में और खेड़ा सत्याग्रह होता है। तो इसमें गांधी द्वारा क्या किया जाता है, विरोध वगैरह किए जाते हैं और गांधी जी की मांग है वो मान ली जाती है। किसानों के रिगार्डिंग ये था, टैक्स बढ़ाने के रिगार्डिंग। चंपारण सत्याग्रह 1917 और अहमदाबाद मेल मजदूर सत्याग्रह तीनों आगे। तो इनके रिगार्डिंग आपको असेंडिंग अकॉर्डिंग पूछा है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3। सबसे पहले आएगा आपके चंपारण सत्याग्रह 1917 में, फिर आएगा आपके खेड़ा सत्याग्रह 1918, फिर आएगा अहमदाबाद मेल सत्याग्रह 1918, फिर बताया गया रोलेट एक्ट सत्याग्रह 1919। और इसमें दिया हुआ नहीं है लेकिन यहाँ पर एक और पॉइंट लिखा है बारडोली सत्याग्रह 1928, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में किया गया था, जिसमें जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है उनको जो सरदार की टाइटल है वो वहाँ की महिलाओं ने इस टाइम पर दी गई थी। बारडोली सत्याग्रह के दौरान 1928 में वो वहाँ पर सपोर्ट करते हैं जो किसान वगैरह हैं और बाद में उनको यहाँ पर एक टाइटल मिलता है, सरदार की टाइटल मिलती है। अंग्रेज हैं वो टैक्स में कम कर देते हैं तो इस वजह से टाइटल है वो प्राप्त होता है। यहाँ पर मेरे हिसाब से इसमें ये ऊपर नीचे होना चाहिए, पहला अहमदाबाद आना चाहिए फिर खेड़ा आना चाहिए। इसको हम एक बार क्रॉस चेक भी करेंगे, इसके रिगार्डिंग हम फैक्ट देखेंगे तो उसमें नेक्स्ट क्लास में हम देख लेंगे। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, चंपारण, रोलेट, खेड़ा और बारडोली सत्याग्रह इनकी डेट आपको मिलानी है। चंपारण 1917 का है, ए में जिसमें 2 दिया हुआ है, ए में जिसमें दो ही ऑप्शन में दिया हुआ है। तो आपको ऐसे भी पता, अगर आपको एक दो फैक्ट ही पता है तो आपको पहले जिसमें नहीं है वो तो कट कर देना है। जैसे ए में 2, ए में 2, तो ये 2 ऑप्शन तो कट हो गए। अब बचते हैं आपके पास 2, एलिमिनेशन मेथड जिसे कहते हैं, ये यूज़ किया जाता है। फिर आता है रोलेट एक्ट 1919 का है, बी में जिसमें 3, एक ही आंसर ऑप्शन है 2, तो इसका कोई आंसर क्या होगा 2। फिर खेड़ा है आपके 1918 का और बारडोली 1928 का। तो क्वेश्चन असेंडिंग में भी पूछ सकते हैं, क्वेश्चन मिलान वाले में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है महात्मा गांधी से संबंधित विभिन्न घटनाएं हैं, उनको कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। दांडी मार्च हमने देखा 6 मार्च से स्टार्ट हुआ था और 12 मार्च से स्टार्ट हुआ था, 6 अप्रैल 1930 तक चला था। साबरमती आश्रम से दांडी तक अठंतर जो सहयोगी है उनके साथ मिलकर उन्होंने इस मार्च की स्टार्टिंग की थी, जिसमें वेब मुलर के सहित 3 भारतीय महिलाएं हैं वो पार्टिसिपेट करती हैं। पूना समझौता 26 सितंबर 1932 का है। गांधी और जो अम्बेडकर जी हैं उनके मध्य साइन होता है। दलित वर्ग है उनकी आरक्षित सीटों की संख्या 71 से उठाकर 148 कर दी गई थी और इसमें मदन मोहन मालवीय, राजेंद्र प्रसाद, पुरुषोत्तम दास टंडन है वो भी पार्टिसिपेट करते हैं। असहयोग आंदोलन हमने बात नहीं की, असहयोग आंदोलन 1920 का आपके, और खेड़ा सत्याग्रह है 1918 का। अब इनका कालक्रम लगा लो। 1918 खेड़ा था पहले, करेक्ट आंसर हो इसमें आंसर माना गया ए ऑप्शन, इसमें माना गया पहले खेड़ा आता है, फिर असहयोग 1918 में खेड़ा, 20 में असहयोग, फिर आता आपके
डांडी मार्च 30 में और 32 में आता है पूना पैक्ट समझौता। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, लखनऊ समझौता, स्वराज दल, जलियांवाला बाग हत्याकांड और बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु, इनको कालक्रम से व्यवस्थित करना है। जब आपके बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु होती है 1 अगस्त 1920 की इनकी मृत्यु हुई थी, और इसी दिन से आपके असहयोग आंदोलन है इसकी स्टार्टिंग हो जाती है। 1920 में जो असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ था वो इनकी डेथ के दिन ही स्टार्ट हो गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड हमने देख लिया 1919 का है, 13 अप्रैल 1919। स्वराज दल की घटना हम देख ली 1 जनवरी 1923 में बना था। CR दास, मोतीलाल नेहरू, CR दास इसके क्या थे, अध्यक्ष, मोतीलाल नेहरू इसके वो महासचिव वगैरह बने थे। और फिर हमने देखा था कि एक और व्यक्ति का नाम हमने देखा था, CR दास, मोतीलाल नेहरू, विठल भाई पटेल, उनको केंद्रीय विधानसभा में हमने चीफ बनाया था। तो ये बने थे स्वराज दल के व्यक्ति है। लखनऊ समझौता 1916 में है, जिसमें क्या होता है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हो जाता है, और जो कांग्रेस है वो मुस्लिम लीग की जो प्रत्यक्ष निर्वाचन की मांग को मान लेती है, और जो मुस्लिम लीग है वो कांग्रेस की स्वराज की मांग को मान लेती है, और इस प्रकार 1916 में ये समझौता साइन हो जाता है। 1916 का लखनऊ समझौता। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919, बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु 1920, या फिर पूछा जाए असहयोग आंदोलन की स्टार्टिंग 1920 और स्वराज दल की स्थापना 1923। तो ये इसका कालक्रम लगा लीजिए, ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, विभिन्न घटनाएं हैं इनका कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। क्रिप्स मिशन 1942 का है। हम कहते हैं कि एक ही व्यक्ति आया था, जो सर स्टीफर्ड क्रिप्स है वो आते हैं, और विभिन्न इसमें प्रावधान वगैरह है वो आपको देखने मिलते हैं, तो उसके रिगार्डिंग हम फैक्ट देखेंगे। गांधी इरविन समझौता ये आपके हुआ था 1931 में। फिर आता है आपके साइमन कमीशन। साइमन कमीशन आता है 1927 का है। साइमन गो बैक के नारे वगैरह भी हमने लगाए थे, और इसी दौरान जो आपके लाला लाजपत राय हैं उनकी हत्या भी हो जाती है, क्योंकि वो पंजाब में विरोध वगैरह कर रहे थे। साइमन कमीशन का लाठीचार्ज होता है और लाला जी हैं इनकी डेथ हो जाती है। और देश का विभाजन 1947। तो ये इसको कार्यक्रम के अनुसार व्यवस्थित कर लीजिए, ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट लिखा हुआ है, निम्न में से कौन सी 4 घटनाओं में सबसे पहले की घटी। जैसे कैबिनेट मिशन योजना 1946 की है, शिमला सम्मेलन 45 का है, क्रिप्स मिशन 42 का है, गवर्नर जनरल के रूप में माउंट बेटन को भारत के आगमन। तो ये 44-45 के अराउंडिंग आए थे, तो इसमें करेक्ट आंसर बना है 1942 क्रिप्स मिशन। अब हम कुछ फैक्ट है इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग देख लेते हैं, और ये जो अदर खेड़ा चंपारण सत्याग्रह है इनके रिगार्डिंग कुछ फैक्ट है वो हम नोट डाउन कर लेते हैं। तो मैं पहले थोड़ा की पॉइंट नोट डाउन कर लेती हूँ, और उसके बाद में हम इनको अच्छे से रिवाइज करते हैं। एक फैक्ट हम देखेंगे, कुछ आंदोलन गांधी जी के हैं जो मेजर रूप से, चंपारण सत्याग्रह 1917 वाला। इसके बाद में आपके आता है अहमदाबाद मील मजदूर 1918 का, और इसके बाद में आता है आपके खेड़ा 1918 का। चंपारण वाला है, चंपारण में क्या था कि 3 कटिया सिस्टम था। 3/20 पर आप भूमि का जो 3/20 भाग है उस पर आपको 3 कटिया सिस्टम के तहत ना नील की खेती करना है वो अनिवार्य थी। नील की खेती करना अनिवार्य थी। तो बाद में किसान वगैरह है वो उनकी ज़मीन इस वजह से 3 कटिया सिस्टम की वजह से नील की खेती करने की वजह से ख़राब हो रही थी, और साथ ही वो नील की डिमांड है वो भी बाद में यूरोप में कम हो गई थी, क्योंकि वहाँ पे ना कृत्रिम नील का डेवलपमेंट हो गया था। तो उस वजह से जो इसकी डिमांड है वो कम हो गई थी। किसानों की भूमि है उसकी उर्वरता भी, फर्टिलाइजर है वो भी कम हो गई थी। तो बाद में किसान इसका विरोध करते हैं। तो किसानों के विरोध पर गांधी जी के नेतृत्व में एक समिति गठित की जाती है। तो गांधी आते हैं, गांधी जी के नेतृत्व में समिति गठित की जाती है, और इस समिति की रिपोर्ट के आधार पर ही जो किसानों को 25% जुर्माना है वो वापस दिलाया गया था। इसमें गांधी जी के सहयोगी आपको देखने मिलेंगे, राजेंद्र पारिक, इसके अलावा JB कृपलानी का नाम इसमें आता है। इसके अलावा इसमें मजरुल हक का नाम आता है, और नरहरि पारिक का नाम आता है। नरहरि पारिक, इनका क्या हुआ था, इन्होंने इसमें सहयोग किया था गांधी जी का। तो एक व्यक्ति आप देखोगे जूडिथ ब्राउन,
हिस्ट्री में एक बार बार आप इस व्यक्ति का नाम देखते हो, जुडिथ ब्राउन, जिसने एक पुस्तक लिखी थी आपकी गांधी राइज टू पावर। और इसमें ना विभिन्न व्यक्तियों को इसने उप ठेकेदार की संज्ञा दी थी कि ये उप ठेकेदार हैं गांधी जी। तो उसमें राजेंद्र पारिक और जेबी कृपलानी है, उनको इसने उप ठेकेदार की संज्ञा है वो इस चंपारण सत्याग्रह के बाद में अपनी पुस्तक में दी थी, गांधी राइज टू पावर में। तो ये था चंपारण सत्याग्रह 1917 का। चंपारण में जो बिहार का एक स्टेट है वहाँ पर 3 कटिया सिस्टम लागू था, जिसके तहत नील की खेती करना अनिवार्य थी। भूमि के 3/20 भाग पर किसान विरोध कर रहे हैं, उनकी भूमि खराब हो रही है और नील की डिमांड भी कम हो रही है। इस वजह से गांधी के नेतृत्व में एक समिति गठित की जाती है और किसान हैं उनको 25% का जुर्माना है वो दिलाया जाता है। गांधी जी का सहयोग करने वाले थे राजेंद्र पारिक, जेबी कृपलानी, मजरूल हक और नरहरि पारिक। फिर आपके आता है अहमदाबाद मिल मजदूर। अहमदाबाद मिल मजदूर में जब प्लेग हुआ तो प्लेग के दौरान किसान जो वहाँ पर जो थे मजदूर थे उनको भत्ता दिया गया, लेकिन बाद में इस प्लेग भत्ते को बंद कर दिया गया था। तो जो मजदूर हैं वो विरोध करते हैं और विरोध के बाद में जो इस मिल के मालिक थे अम्बालाल साराभाई है, वो 20% तक भत्ता देने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन मजदूर फिर भी नहीं मान रहे। तो गांधी जी ने कितना भत्ता दिलाया था, भूख हड़ताल वगैरह करके 35% तक का भत्ता है, मजदूरी भत्ता है वो इनको दिलाया था। इन्होंने भूख हड़ताल की थी, 21 दिन की भूख हड़ताल की थी और मजदूरों को इन्होंने भत्ता दिलाया था। मार्च 1918 की ये घटना है, वो आपको देखने मिलेगी। और इसके अलावा गांधी जी का सपोर्ट इसमें कौन करे थी, एक जो अम्बालाल साराभाई है, इनकी सिस्टर है अनसुईया बेन, ये साबरमती आश्रम से जुड़ी हुई थी और ये इसमें ना गांधी का सपोर्ट है वो कर रही थी। तो अनसुईया बेन और गांधी जी है, इन दोनों के सपोर्ट की वजह से बाद में अम्बालाल साराभाई है, इनको 35% तक का प्लेग भत्ता है वो मजदूरों को देना पड़ता है। फिर आपके एक लास्ट आता है खेड़ा आंदोलन। खेड़ा आंदोलन है, ये 22 मार्च के अराउंडिंग चला था, 22 मार्च से स्टार्ट हुआ था और आपके 5 जून तक चला था खेड़ा सत्याग्रह। और इसमें है ना खेड़ा है ना गुजरात की लोकेशन है। इस गुजरात में जो चीफ थे जो किसान सभा, उसके चीफ आपको देखने मिलते हैं। गांधी है वो किसान सभा के अध्यक्ष थे, किसान सभा है उसके चीफ देखने मिलते हैं। यहाँ पर किसानों की क्या हो गई थी, फसल है वो ख़राब हो गई थी और फिर भी इनसे क्या लिया जा रहा था, टैक्स लिया जा रहा था, लैंड रेवेन्यू लिया जा रहा था। तो किसानों ने विरोध किया, गांधी जी यहाँ पर विरोध करने के लिए पहुँचे। तो बाद में अंग्रेज है वो क्या करते हैं, अंग्रेज हैं वो टैक्स लेना बंद कर देते हैं, टैक्स हैं उसको बंद कर देते हैं। इसमें आपको याद रखना है कुछ गांधी जी के इसमें सपोर्टर्स भी थे, जैसे इंदुलाल याग्निक है, इंदुलाल याग्निक इसमें गांधी जी का सपोर्ट करते हैं। शंकर लाल बैंकर इसमें गांधी जी का सपोर्ट करते हैं, शंकर लाल बैंकर है। महादेव देसाई का नाम आप देखते हो, महादेव देसाई इसमें गांधी जी के सपोर्टर होते हैं। और वल्लभ भाई पटेल इसमें गांधी जी का सपोर्ट कर रहे थे। ये 3 घटनाएं आपको इसमें देखनी है। कौन कौन सी हमने देखी, चंपारण सत्याग्रह 1917 का, अहमदाबाद मिल मजदूर 1918 का, मार्च 1918 का है और मार्च से जून तक चला था खेड़ा आंदोलन 1918 में। खेड़ा में गुजरात में किसानों की फसल खराब हो गई थी, फिर भी अंग्रेज टैक्स ले रहे थे, किसानों ने विरोध किया, गांधी जी वहाँ पर पहुँचे, गांधी जी के साथ इंदुलाल याग्निक, शंकर लाल बैंकर, महादेव देसाई, वल्लभ भाई पटेल भी पहुँचे। तो बाद में जो अंग्रेज है उन्होंने टैक्स लेना बंद कर दिया था, इन्होंने विरोध वगैरह किया था। इसमें जो शंकर लाल बैंकर है, महादेव देसाई वगैरह है, इनको बाद में जुडिथ ब्राउन ने उप ठेकेदार की संज्ञा दी थी। और चंपारण में जो सहयोगी थे राजेंद्र पारिक, जेबी कृपलानी, मजरूल हक और नरहरि पारिक। ये हमने बात की किसान आंदोलन वगैरह के रिगार्डिंग। तो इसमें हमने ये फैक्ट देखे थे, तो ये हमारे कंप्लीट हो गए हैं। एंड जो अदर फैक्ट है वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। अभी हमारी 1 घंटे की क्लास रिकॉर्ड हो गई है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें थोड़ी में जो सीरीज़ है वो हम देखेंगे, डेट वाइज सीरीज़ देखेंगे, कौन कौन सी घटनाएं कब हुई और कुछ उनके इंपॉर्टेंट की फैक्ट है वो हम उसी क्लास में रिवाइज करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, खुश रहिए, मस्त रहिए। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।